हेलो एवरीवन, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तो पार्ट 1 का जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ पे जाके देखिए। पार्ट 1 के अंदर हमने कंप्लीट चैप्टर की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितना भी कंप्लीट चैप्टर है वो पार्ट 1 के अंदर क्लियर किया जा चुका है। और ये जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 के अंदर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और विद आंसर। तो रेडी हो जाइए आज की वीडियो के लिए। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। चलिए लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब कि हवा में जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है या साफ़ क्यों करना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली आराम से समझेंगे हर क्वेश्चन को बारी बारी। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज इन एयर द लार्ज लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड is formed due to reaction of magnesium with air should be removed in order to get to desired chemical reaction। मतलब कि जो आपका मैग्नीशियम होता है, जो आपका क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, उसको हम स्टोर करते हैं किस में, कहीं भी रखते हैं, तो ये एयर से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? एयर से रिएक्ट करता है नॉर्मली जब इसे स्टोर किया जाता है। तो रिएक्ट करके इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये जो लेयर होती है इसे जलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है। तो जलने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है, क्योंकि हवा में मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्योंकि एयर में आपको पता है कौन सी गैस है, एयर में है आपकी ऑक्सीजन गैस। उसने मैग्नीशियम को क्या किया, रिएक्ट किया, एंड रिजल्ट आपके सामने एक मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो उसे थोड़ा सा जलने में प्रॉब्लम देती है। तो उसको प्रॉपरली, किसको, मैग्नीशियम को प्रॉपरली जलाने के लिए हमें उस लेयर को हटाना होता है, तब जा कर के वो मैग्नीशियम ठीक से जलता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू नॉट सिल्वर इवॉल्व हाइड्रोजन रिएक्शन विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके सिल्वर हाइड्रोजन क्यों नहीं निकालता। मतलब पहले क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, H2SO4 है और आपका क्या, सिल्वर है। सिल्वर को हम लोग कहते हैं Ag। क्या कहते हैं? Ag। और H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दोनों में अगर हम सिल्वर को इससे रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन लिखना चाहे तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है कि जो Ag है आपका, Ag ने क्या किया, H2SO4 के साथ में रिएक्ट किया, तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? AgSO4 और आपका क्या है, साइड में आ जाता हाइड्रोजन गैस। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप साइड में लगा हुआ ये जो फ्लो चार्ट देखेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव सीरीज़। क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टिव सीरीज़। तो रिएक्टिव सीरीज़ में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है हाइड्रोजन और नीचे है सिल्वर। जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। सिल्वर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। इस कारण, इस वजह से जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ नहीं करेगा अगर हम उसे H2SO4 से रिएक्ट करते हैं। तो आंसर पढ़ लेते हैं, सिल्वर डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डिल्यूट H2SO4 एज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव मेटल दैन हाइड्रोजन। ये सिल्वर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं छोड़ता, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है। रिएक्टिव सीरीज़ है ये, अगेन से बता दूं, जैसे उस ऊपर जाएंगे तो वैसे उतना रिएक्टिव मेटल आपको मिलता जाएगा। इसकी ट्रिक भी है, खैर आपको थर्ड चैप्टर में आएगा तो वहाँ पे ढंग से क्लियर करेंगे। तो आपको ये याद कर लेना है, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जितनी भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रॉपरली ये वाली रिएक्टिव सीरीज याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं आगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
चलिए थर्ड क्वेश्चन है, वाई ए कंबंशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक दहन अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों होती है? मतलब किसी चीज़ का जो जलना है उसे हम ऑक्सीडेशन में क्यों काउंट करेंगे, तो उसे समझ लेते हैं। जो आप जब भी कोई चीज़ जलाते हो, मान लीजिए लकड़ी ही जला रहे हो आप, तो लकड़ी जलाने के लिए हमें एयर की प्रेजेंस में जलाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस मैंडेटरी होता है। तो मान लो हम कोई भी चीज़ जला रहे हैं, चाहे कोयला जला रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। और हमने पढ़ा है कि जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस वजह से जब जितनी बार भी हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें क्या ऐड हो जाती है? ऑक्सीजन गैस ऐड हो जाती है। इसलिए किसी भी जलाने की जो प्रोसेस है, जो भी कंबंशन रिएक्शन है, दहन की अभिक्रिया, उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आंसर वाइज पढ़ लेते हैं। इन कंबंशन रिएक्शन आउट reaction always carried out in the presence of air or oxygen. Mean oxygen is added during the combustion, that's why it is called oxidation reaction. दहन प्रक्रिया के दौरान हमेशा क्या उपस्थित होती? ऑक्सीजन उपस्थित होती। मतलब कि दहन के दौरान ऑक्सीजन किसी भी चीज़ के साथ जुड़ जाती है, इसलिए इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। तो ये भी याद रहे आपको। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे नीचे गिवन है कि CH4, इसे कहते हैं मीथेन गैस होती है। ये क्या? एक तरह की गैस है। उसको हमने क्या किया? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जलाया, तो रिजल्ट आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपका मतलब वाटर बन करके तैयार हो जाता। तो इससे हम ये पता क्या लगा सकते हैं कि जो कोई भी कंबंशन होता है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रेजेंट करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, व्हाई मस्ट अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। जो केमिकल इक्वेशन है वो होती क्या है और उसे बैलेंस क्यों होना चाहिए? तो क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पहले पढ़ा है कि ये क्या है, इक्वेशन जो होती हैं वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है केमिकल इक्वेशन का। हिंदी में भी लिखा है, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि हम किसी भी रिएक्शन का इक्वेशन फॉर्म में लिख दें तो क्या होता है? इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है ये बैलेंस क्यों होनी चाहिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों होना चाहिए। तो मैंने बताया था आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये नियम क्या कहता है? बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। इसे ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इस वजह से दोनों तरफ जो होने चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है इस वाली साइड में ये होती है आपके रिएक्टेंट, ये आपकी राइट हैंड साइड होती है प्रोडक्ट। हिंदी में इन्हें उत्पाद कहते हैं और इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल होने चाहिए। नीचे यहाँ पे दिखाया भी गया है, हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये दोनों तरफ बराबर है, नहीं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के साथ 2 लिखा हुआ है, दिख रहा है, मतलब इसके एटम 2 हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 एटम दिखाए गए, वेरी गुड, सही है। इधर हाइड्रोजन के साथ 2 है नीचे और 3 इस तरफ है। तो 2 3 इज़ 6, तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 6। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 और स्टार्टिंग का जो 2 है वो कॉमन है, तो यहाँ कितने हैं? 6। तो मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 है, नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 है, दोनों तरफ नाइट्रोजन के 2 हैं। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 है और हाइड्रोजन के 6 मीन यहाँ पे दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये एक तरह का बैलेंस इक्वेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशन को बैलेंस करना ऑलरेडी सिखाया हुआ है मैंने पहले आपको पार्ट 1 के अंदर, अगेन से फिर देख लेते हैं क्या करना। तो सबसे एक एक करके हम तीनों को देखेंगे, तीनों ही इक्वेशन को। तो पहला दिख रहा होगा आपको HNO3 जो कि रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और इधर रिजल्ट के तौर पे कैल्शियम नाइट्रेट है और वाटर है। तो हाइड्रोजन इधर 1 और ये 2 यहाँ पे, तो 4 हो गई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पे कितने 3 होगी। इस साइड कितनी नाइट्रोजन होगी, सॉरी हाइड्रोजन हमारी
3 टाइम हो गए। इधर कितनी है? केवल 2 टाइम। तो हमें पहले इस तरफ क्या करना होगा, हमारे इस वाली साइड में इसे इवन नंबर पे लाना होगा, मतलब 2 4 6 इस रेशो में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में पहले वाला जो लेफ्ट हैंड साइड उसको हम इवन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, इधर लगा के 2, तो हो जाएगा 2HNO3। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वजह से नाइट्रोजन भी कितना हो गया 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 6 हो गया। ठीक है, अब इधर से देखें तो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 बाहर दिख रहा है, एक्जैक्टली सही है। एंड ऑक्सीजन क्या है, 3 2 6। चलिए ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितनी है, 2 इधर है। ठीक है, एंड इधर कितने आपके इधर 2 एंड 2 4। इसका मतलब यहाँ पे 4 होने के लिए यहाँ पे हमें 2 मेंशन करना होगा। तो हाइड्रोजन इधर आपकी बैलेंस हो गई। थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लिकेशन है, आपको स्लाइड्स पे लेके चलता हूँ आगे वाली में, वहाँ जहाँ पे आंसर है। ये तीनों इसको ये आपको क्वेश्चन गिवन है, एंड आपको आगे वाली स्लाइड में इसके आंसर गिवन होंगे। फिर भी ढंग से समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि आंसर देखना ज़रूरी नहीं, आंसर कैसे निकाला गया वो ज़रूरी होता है। तो मैं एक समझा देता हूँ, बाकी आप करके देखिएगा। पहले वाली कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो पहली वाली कंप्लीट करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ पे भी हमने 2 लगाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। हाइड्रोजन ये 2 और 2 4 हो गया। नाइट्रोजन 2 है इधर, नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 3, और इधर कितना है, नहीं ऑक्सीजन इधर 6, इधर कितना 6, इधर कितना है 2। कितना टाइम हो गया, 6 और 2 8 टाइम हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है 6 और इधर 2, तो इधर भी कितनी बार हो गया 8 टाइम हो गया। तो अब बचा कैल्शियम और कैल्शियम, मीन कि दोनों तरफ जो इक्वेशन है वो बराबर हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया आपका, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया आपका, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपके जो चारों एलिमेंट है आपके वो बैलेंस हो गए। इस तरीके से होती है इक्वेशन को बैलेंस करना। एक बारी और लास्ट वाली भी चेक कर लेते हैं, इसकी बीच वाला आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, तो आप करके देखें और मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। हम लास्ट वाली करके दें। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन है, रिजल्ट आपके सामने है BaSO4 एंड HCl। ध्यान से देखें, यहाँ पे बी है, पहले बेरियम है जो इधर सिंगल टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। इधर Cl2 है, इधर Cl एक बार है, तो इसको हम 2 बनाएंगे पहले। तो क्लोरीन हो गया 2 बार, इसी वजह से हाइड्रोजन भी कितनी बार हो गया 2 बार। तो 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ बैलेंस है। सल्फ़र एक बार, सल्फ़र आपको एक बार यहाँ दिख रहा है। ऑक्सीजन 4 बार, ऑक्सीजन आपकी 4 बार। इसका मतलब ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस, जब हमने लगा दिया यहाँ पर HCl से पहले 2, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड चेक करनी है, पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड के एक एक एलिमेंट को आपको चेक करना बारी बारी। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसके आंसर देख लीजिए, ये इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको करने के लिए। ऊपर आपके इसके क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। सेम इस वाले की ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है। एंड आप तीसरे वाले को भी देख सकते हैं, तीसरे वाले में आपका क्वेश्चन हो गया एंड आपका ये नीचे वाला आंसर हो गया। तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूँ कलर्स को। ओके, तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अब चलते 6th क्वेश्चन की ओर। वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर ऑन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। श्वसन मतलब सांस लेना, उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों माना जाता है, व्याख्या कीजिए। समझ लेते हैं हम लोग। पहले एक हम कंसेप्ट समझते हैं कि रेस्पिरेशन को छोड़ करके पहले हम एक्सोथर्मिक समझते हैं। एक्सोथर्मिक में होता क्या है, एग्जिट होती है, क्या होती है, एग्जिट होती है। थर्मिक मतलब हीट की या एनर्जी की। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एग्जिट होती है हीट या एनर्जी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या हमारे रेस्पिरेशन के टाइम पीरियड में सांस लेते समय एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे किसमें, किसमें भी कंसिडर कर देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। अगर आपको रेस्पिरेशन के टाइम पीरियड में सांस लेते टाइम आपको एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में। एक बार इक्वेशन नीचे गिवन है, इक्वेशन ही देख लेते हैं एक बार हम लोग। चलिए, ये इक्वेशन आपको गिवन है, चेक कर लेते हैं क्या होगा। अच्छा, जब हम रेसिप्रेट करते हैं तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एंड रिजल्ट के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लास्ट में अगर आप देखेंगे ATP के फॉर्म में आ जाती है आपकी एनर्जी। इट्स मीन जब आप सांस ले रहे हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन
रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दे रहा है, मीन्स एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। तो इसका मतलब ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो स्टेटमेंट वाइज पढ़ लेते हैं क्या। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफियर, हम हवा से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब जो ऑक्सीजन एंटर करती है बॉडी में वो ग्लूकोज से रिएक्ट करती है और वो रिजल्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ के साथ क्या, एनर्जी भी। अब यहाँ पे एक और चीज़ कहेगी कि हीट इज़ लिबरेट इन दिस प्रोसेस, क्या निकल रही भैया, हीट। इस बात को नोटिस कर लेना आप कि हीट लिबरेट इन दिस प्रोसेस, हैंस रेडिएशन इज कंसिडर इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पर आपकी ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसको हम कंसिडर करेंगे किसमें, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के अंदर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा, आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अ सॉल्यूबल सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वॉशिंग, वाइट वॉशिंग, मतलब सफ़ेदी करने का काम आता है। एक एक्स सब्सटेंस है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए, मतलब घर में सफ़ेदी करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस एक्स का नाम बताना है और इसके लिए रिएक्शन बतानी है जो कि वहाँ पे ऊपर हो रही है। तो पहले जानकारी के लिए बता दूँ कि जो यूज़ होता है, जो सब्सटेंस यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला ये है, नीचे आंसर देख लेते हैं, यही लिखा है कि द सब्सटेंसेस हुज सॉल्यूशन इज़ वाटर इज़ यूज फॉर द वॉशिंग इन कैल्शियम ऑक्साइड। वो सब्सटेंस का नाम क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी का यूज़ किया जाता है किसके अंदर, आपके सफ़ेदी करने में। एंड बोला गया कि अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखिए। तो केमिकल रिएक्शन के देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी से रिएक्ट कराया तो आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये 2 इन बॉक्स के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर वाले 2 लगा हुआ है, तो मतलब और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए लगाया गया। एक बार हम इसकी बैलेंसिंग भी चेक कर लेते हैं, क्या दोनों तरफ ये बैलेंस है या नहीं। कैल्शियम इधर 1 टाइम है, इधर भी 1 टाइम है। ऑक्सीजन 1 बार और यहाँ पे 2 बार, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार। इसका मतलब ये एक तरह का क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन पहले से ही बनी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, रेड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ढंग से समझना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉब्लम देते हैं आपको कि सबसे पहले तो आपको एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, मतलब बैलेंस तो बाद में करेंगे, पहले आप एक काम करिए, केमिकल इक्वेशन लिखिए, स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद हम पहचानेंगे किस टाइप का रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। तो अब एक और अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे जो ये फॉर्म लिखी होती है, सॉलिड लिखा, एक्वस हो गया, या इसमें कई बार हम लिक्विड भी दिखते हैं, एल भी लिखा हो कहीं भी दिख जाता है आपको। तो तीनों के पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको कि जहाँ पे अगर आपको लिखा होगा एस, एस का मतलब वो फॉर्म कौन सी है, सॉलिड फॉर्म है। हिंदी में से क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। कहीं पे एल लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड। बोले तो हिंदी में कहते हैं द्रव्य। ठीक है, अगर वहीं पे कहीं आप लिखा हो क्या, जी, क्या लिखा हो, जी, मतलब कि ये गैसियस फॉर्म में, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। अगर वहीं पे ए क्यू लिखा हो, ये सबसे कॉमनली आपको ये मिलता है, इसका मतलब होता है आपका एक्वस। क्या मतलब होता है इसका, एक्वस। बोले तो इसका ना सॉल्यूशन तैयार किया गया, घोला गया किसी चीज़ में, एक तरह का ये सॉल्यूशन है, एक घोल है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम एक एक करके। पहली वाली है हमारी क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट किया गया बेरियम आयोडाइड से, तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बन करके तैयार हो जाता है आपका। ठीक है, दूसरा भी एक एक करके, पहले हम ना पहले वाले की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं हमारी हिंदी में क्या है इसका क्वेश्चन। ये पोटेशियम ब्रोमाइड है और पोटेशियम बेरियम आयोडाइड किस तरीके से रिएक्ट करके यहाँ पे काम होता है। तो ये देखिए आपकी इक्वेशन है। चलिए देख लें, पे बैलेंस हो चुका है। इसको मैं पहले नॉर्मल इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर आप उसे ढंग से बैलेंस करना सीख लें। तो बता गया कि भैया पहले क्या थी, आपका पोटेशियम ब्रोमाइड जो था, पोटेशियम ब्रोमाइड नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, बी ब्रैकेट में ए क्यू लिखते हैं। दूसरा है बेरियम आयोडाइड, प्लस लिख के बेरियम आयोडाइड। रिजल्ट के तौर पे आया पोटेशियम आयोडाइड, प्लस में आपका बेरियम, एंड लास्ट में वर्ड क्या है आपका, एक मिनट हटा के देख लेते हैं, बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या है, इनको बैलेंस किया गया है, इनको क्या किया गया,
बैलेंस किया गया है। कैसे बैलेंस किया मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ढंग से यहाँ पे ले जा करके, कि पहले ये सिर्फ आपका 2 नहीं था, यहाँ पे 2 बाद में लगाया गया एंड यहाँ का 2 भी आपका बाद में लगाया गया। उससे पहले ये सिंपल सा KBr लिखा होता है, यहाँ पे BaI2 आयोडीन का सिंबल है वो, एंड पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। इसको बैलेंस करके आपके सामने दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पर हुआ ये है कि डिस्प्लेसमेंट डबल हुई। पोटेशियम ने रिप्लेस कर दिया कहाँ, किसको, बेरियम को, और बेरियम ने रिप्लेस कर दिया किसको, पोटेशियम को। तो यहाँ पर हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब एक जो कंपाउंड होता है, एक जो कंपाउंड होता है, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ढंग से क्लियर होता है। ये जो कंपाउंड है आपको दिख रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पे ये पोटेशियम है, ये प्लस का होगा, जो बेरियम माइनस का होगा, ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। तो क्या हुआ, ये जो बेरियम है ये ब्रोमीन के साथ आ गया, और ये जो पोटेशियम है ये आयोडीन के साथ आ गया। तो यहाँ पर हुआ ये है, इन लोगों ने क्या किया, अपने आयन एक्सचेंज करें। क्या करें, आयन एक्सचेंज करें। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, आयन एक्सचेंज किए जाते हैं, इसे द्विविस्थापन कहते हैं। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था, इसी का दूसरा पार्ट, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को, जिंक ऑक्साइड को ब्रेक डाउन किया, कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इससे यही का भी सॉल्यूशन आपको मिल गया। यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड और जिंक को, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा, कि जिंक कार्बोनेट है वो 2 पार्ट्स में टूट गया आपका। एक तो आपका क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हुआ ये है कि जो जिंक है, यहाँ पर हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गलती से यहाँ पर क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन का मतलब यह होता है हमारा, यहाँ पर जो जिंक कार्बोनेट है वो ब्रेक डाउन हुआ है 2 अलग अलग पार्ट में, एक पार्ट ये रहा, एक ये पार्ट। इसे हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या विघटन कहते हैं इसे हम। क्या भैया, वियोजन या विघटन, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट वाले देखिए हम, जो हमारा है वो है आपका हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है वो आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम एक और नाम से जानते हैं HCl, इसका मतलब होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखें तो ये कैसे रिएक्ट करके बनना है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि दोनों मर्ज हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे कौन से रिएक्शन हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऊपर देखिए हम, अगला जो लास्ट वाला है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड होकर के मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट वाला जिसका पार्ट है वो भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ जैसे ऊपर वाले हुए थे, कि मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिजल्ट आया मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम अगर यहाँ पे ढंग से समझे रिएक्शन का मोड, कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम ने क्या किया है, इस वाली हाइड्रोजन को हटा करके साइड कर दिया। तो हमने पढ़ा था जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देती है तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। आई होप सो कि अलग क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है। इसका हमने पहले भी पढ़ाया था चैप्टर में और दोबारा पढ़ रहे हैं, कि हमने क्या किया, लोहे की कील ली और उसको कॉपर सल्फेट में डाला हमने, तो उसका रंग बदल जाता है। तो जब हम वैन आयरन नेल डिप्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन डिस्प्लेस कॉपर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है या डुबोया जाता है तो लोहा क्या करता है, तांबे को उसकी जगह से हटा देता है, मतलब कि ये उसे वहाँ से विस्थापित कर देगा। और लोहा, क्योंकि लोहा जो है तांबे से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ये मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो इस वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है।
हम इक्वेशन में समझते हैं इसको। ये आपका लोहे की कील है, आयरन Fe इसका फॉर्मूला है, इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया तो रिजल्ट के तौर पर दिखा फेरस सल्फेट बनेगा, जबकि फेरस यहाँ पे अकेले था। फेरस ने क्या किया, कॉपर को इस तरफ जा कर के डिस्प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो फेरस है आपका, जो लोहा है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पर उसको हटा दिया, और हटने के बाद जो कॉपर है उसने उसका रंग बदल दिया। पहले इसका जो कलर था वो कैसा होता था, ब्लू, लेकिन रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन के अंदर कैसा रंग बचेगा, ग्रीन। आपको ये रंग ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, और बाद में रिएक्शन के बाद फेरस सल्फेट जो होता है आपका, इसमें ग्रीन कलर का सॉल्यूशन उसमें बचता है। आगे चलते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन, what does mean by एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, उदाहरण दीजिए। कि दोनों की डेफिनेशन देनी है और दोनों को एग्जाम्पल देना है। मैं सिंपली कंसेप्ट समझा देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, एक रिएक्शन है, रिएक्शन जहाँ पर होती तो वहाँ पे एक एग्जिट होना और एक होता है एंटर होना। थर्मिक का मतलब मैंने बताया था हीट या फिर एनर्जी। तो अब आप समझ लीजिए ये हीट है और रिएक्शन हो रही, तो रिएक्शन में अगर किसी भी तरीके से एनर्जी या हीट बाहर आ रही, रिएक्शन के बाद एनर्जी या हीट बाहर आ रही है, तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, मतलब एग्जिट हो रही है। क्या हो रही है, हीट एग्जिट हो रही है, एनर्जी बाहर आ रही है। तो एनर्जी का जो बाहर आना है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, उसे हम ऊष्मक्षेपी इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम इसी का अपोजिट, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन करने के लिए ही हमें हीट या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एंटर हो रही है क्या, हीट अंदर आ रही है। तो इस वजह से यहाँ इसे हम क्या कहेंगे, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन बोले तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, कि जहाँ पर रिएक्शन के साथ हीट बाहर आती है, वो आपका क्या होता है, आपका ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम इसी का अपोजिट, जहाँ पर हमें ऑब्जर्व कर रही होती है एनर्जी या हीट, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक या ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो कंसेप्ट क्लियर है, आपके सामने एग्जाम्पल भी गिवन है, आप इन्हें देखिए और ढंग से समझिए। इसके आगे हिंदी में भी शायद आपको मिल जाएगा, बाय मिस्टेक हिंदी में टाइप करना भूल गए हम, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंसेप्ट समझ आया, आप पढ़ सकते हैं इसे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है। चलिए, तो 11वां क्वेश्चन है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। जो अपघटन है मतलब कि वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के उल्टा या विपरीत क्यों कहा जाता है, और इसके लिए आपको इक्वेशन मतलब समीकरण लिख के दिखाना। पहले कंसेप्ट समझते हैं कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है आपकी, जो संयोजन अभिक्रिया है, जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उस पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है और जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट, जिसका नाम दोनों के नाम पे होता है, मतलब ए और बी आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। और वहीं अगर हम देखें यहाँ पर जो आपका डिकम्पोजिशन, उसमें कोई जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्शन के बाद दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इट्स मीन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिटली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी यही है, स्टेटमेंट वाइज पढ़ लेते हैं हम लोग। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू और मोर सब्सटेंसेस, कि एक सिंगल होगा वो मल्टीपल पार्ट्स में अंदर टूटेगा, मतलब एक दो तीन, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। बट जो कॉम्बिनेशन होता है, हमारा जो संयोजन है, तो उसमें क्या है कि दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं। आपस में क्या होते हैं, वो कंबाइन हो करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो इसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसी वजह से ये हो गया हमारा कि हम कह सकते हैं जो डिकम्पोजिशन
और जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिटली काम करते हैं। ये रहे आपके सामने एग्जांपल कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सेम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और आपका वाटर कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन को दिखा रहा है, ये आपका कॉम्बिनेशन को। यहाँ पे एक चीज़ दो चीज़ों में टूटी है और यहाँ पे दो चीज़ें मिल करके एक नई चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर टूटना और यहाँ पे जुड़ना बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिटली ये काम कर रहे हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 12वां, वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। विस्थापन द्विविस्थापन प्रक्रियाओं में क्या अंतर है, इनके एग्जाम्पल लिखिए। क्योंकि इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले चैप्टर का, तो ढंग से आप समझिए इन चीज़ों को, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ इसीलिए बार बार। तो सबसे पहले समझते हैं इस वाले कंसेप्ट को कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगी। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि एक बाद में चला जाएगा डी के पास और बी चला जाएगा सी के पास, मतलब रिएक्शन के बाद। आगे इसके एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, तब आपको ढंग से समझ आ जाएगी। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका सबसे पहले दे रखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर साइड। डबल डिस्प्लेसमेंट में सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था। रिजल्ट के तौर पे जो बेरियम क्लोराइड को चेंज करके बेरियम सल्फेट बना दिया गया, मतलब जो बेरियम है सल्फेट के साथ आ चुका है। ढंग से समझते इस वाले सेकंड वाले को कि जो बेरियम है यहाँ क्लोराइड के साथ था, मतलब बेरियम का प्लस आयन और इसका माइनस आयन, तो बेरियम क्लोराइड बन गया बेरियम सल्फेट। और जो सोडियम सल्फेट था सल्फेट का साथ छोड़ करके किसके साथ चला गया, वो क्लोराइड के साथ में। तो मतलब इन दोनों प्लेयर्स ने, इन दोनों कंपाउंड्स ने एक दूसरे के जो आयंस होता है, मतलब प्लस या माइनस का जो भी एलिमेंट है उसको आपस में एक्सचेंज किया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिर्फ मोर रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। आप स्टेटमेंट का यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन। कि जब आप सिल्वर को प्योरीफाई करते हैं, निकालते हैं, तो जो सिल्वर नाइट्रेट प्योर फॉर्म में तो होता नहीं, सिल्वर आपका जो चांदी होता है आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन उससे निकालने के लिए हम किसका, कॉपर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। उसने सब कुछ बता रखा है, सिर्फ आपको ये बोला है कि आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि यहाँ पर सिल्वर डिस्प्लेस होता है किससे, कॉपर से। क्यों, क्योंकि जो सिल्वर होता है रिएक्टिव सीरीज में सब नीचे की तरफ है, और जो आपका जो कॉपर है वो थोड़ा सा इससे ऊपर वाली पोजीशन में होता है। तो इस वजह से कॉपर डिस्प्लेस कर सकते हैं किसको, सिल्वर को। तो यहाँ पर यही हमें रिएक्शन देखनी है कैसे होती है। तो AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट घुला हुआ, AQ का मतलब एक्वस फॉर्म में, मतलब घुला गया, और कॉपर इसके साथ रिएक्ट करता है। तो रिजल्ट आपके सामने ये रहा, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक्स जो है, ये एक्स वाले क्वेश्चन बड़ी याद दिलाते हैं ना। मतलब एक्स, खैर आप कंफ्यूज मत होना किस एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स और साइंस के एक्स की बात कर रहा था मैं। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, एक चमकता हुआ ब्राउन कलर का जो एक्स है, जब उसको गर्म किया जाता है हवा के अंदर तो ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस कलर में कन्वर्ट हो गया, वो ब्लैक कलर में। तो एलिमेंट एक्स का जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना उसने, ठीक है, तो उसका हमें नाम बताना है कि एक्स को हवा में जब जलाया जाता है या गर्म किया गया तो काले रंग का हो जाता है। तो एक्स ने जो एलिमेंट बनाया उसका आप नाम बताइए, और साथ के साथ इसकी रिएक्शन भी देख लेंगे हम। तो चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए आप पहले ना इसको शाइनी ब्राउन कलर को पकड़िए। तो शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है वो हमारा आता है किस, कौन सा होता है भैया, कॉपर। देखोगे जो तांबा होता है वो होता है आपका ब्राउन कलर का। अब जब इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो ब्लैक कलर का बनेगा कॉपर ऑक्साइड। जो CuO है वही होता है क्या, आपका कॉपर ऑक्साइड, जो कि काले रंग का हो जाता है।
इसी वजह से एक और क्वेश्चन बनता है कि लॉन्ग टाइम तक जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनको रखने पर उनका जो शाइनीपन है, उनका जो चमक है, वो गायब हो जाती है। तो क्यों होता है? उसका रीज़न भी क्या है? कॉपर ऑक्साइड होता है। तो आई होप आपको एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया, शायद आएगा भी आपको इस वीडियो के अंदर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हेन वी हीट कॉपर नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड, नेम द एक्स गैस एंड राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। पहले स्टेट क्वेश्चन को ढंग से समझना जरूरी है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें कॉपर नाइट्रेट को हमने गर्म किया, तो एक क्या भूरे रंग की गैस, कैसी? ग्रे कलर की या ब्राउनिश जो गैस है, भूरा ग्रे, सॉरी ब्राउन होता है, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक है कलर का। तो ग्रे कलर की जो गैस एक्स निकलती है उसका हमें नाम बताना है, और नाम बताने के अलावा जो इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस भी करके दिखाना। तो हमने देखा कि जो कैल्शियम जो कॉपर नाइट्रेट है, ऊपर भी हमने एक जगह देखा था कॉपर जो नाइट्रेट का फॉर्मूला ये रहा हमारा। तो उसको जो हमने गर्म किया तो उसमें कौन से कलर की गैस है? ब्राउन कलर की गैस है। तो ऑक्सीजन तो भैया ब्राउन होती नहीं, तो ये जो गैस है आपकी NO2, ये आपकी है ब्राउन कलर की जो गैस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इक्वेशन को समझ लेते हैं। तो एक्स जो है हमारी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, और ये उसकी बैलेंस, सॉरी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं, इसको हम बैलेंस करने वाले। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ढंग से देख लेते हैं क्या होना चाहिए। देखिए कॉपर आपका सिंगल है, कॉपर सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं। NO2, N कितना है? सिंगल है जी, सिंगल है। अब ऑक्सीजन जो है 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार ऑक्सीजन और 2 बार, 2 + 2 = हो गए 4, जबकि इधर जो ऑक्सीजन है वो कितना टाइम है? 6 टाइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम 2 लगाते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 यहाँ पे लगा दिया, तो नाइट्रोजन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम इसे करें कैसे? तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन अकेले है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? हाँ 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और 2 4। ठीक है, तो अब हम करने क्या वाले हैं इधर? इसको बैलेंस करने के लिए हमने इधर लगा दिया पहले 2 लगाया इधर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया। कितनी हो गया नाइट्रोजन? यहाँ पे 2 बार हो गया। अब नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ पे 1 बार है, तो इधर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन अब इसकी वजह से जो ये कॉपर आपको यहाँ पे 2 दिख रहा था, यहाँ पे भी कॉपर 2 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या क्या लिखा था मैं अगेन लिख देता हूँ। यहाँ पे इससे पहले 2 लिखा था हमने, यहाँ पे 2 लिखा था और यहाँ पे 2 लिख दिया था हमने। नाइट्रोजन 2, कॉपर 2। अब इसकी वजह से जो यहाँ पे 2 2 जो 4 और 4 3 12। ऑक्सीजन कितनी होगी? 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2 2 4 यहाँ पर, और प्लस में 2। तो अभी भी ये बैलेंस नहीं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने ये 2 को बना दिया क्या? 4। तो देखें, तो 4 2 8, 4 2 8, और 2 यहाँ पर पहले क्या है? 2, फिर आपका कितना? 8 एंड 2, कुल मिला के 12 हो गए। ढंग से समझ लेते हैं एक बार वंस मोर। ये नीचे वाले देखो बैलेंस आपको लिखाया भी है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 लगा, यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे हमने 4 लगाया। अब काउंट करते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? फिर 2 2 4 हो गया। कितना हो गया? 4। 4 × 3 = 12। ये हो गया हमारा LHS में, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। जो राइट हैंड साइड वाला हमारा ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? पहले में 2 है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 4 8, दूसरे में कितना है? 8, और लास्ट में कितना है? 2। तो यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी, तीनों का सम कितना है? 12 है। तो इसका मतलब ये बैलेंस हमारी इक्वेशन हो गई। तो ढंग से करना, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन आप बिल्कुल आसानी से जब 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आसान बहुत है, बट कंसेप्ट को मैच करना होता है। क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते करते करते। तो कोई दिक्कत नहीं, कीप पेशेंस एंड आपका आंसर बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आराम होते बहुत आसान है, लेकिन आपके नंबर कट जाते हैं नहीं। चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 16वां क्वेश्चन फिर से आ गया एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कितना परेशान करेगा ये एक्स, करना तो हम है ही। कंपाउंड एक्स है जो डिकम्पोज हो जाता है और कंपाउंड वाई बनाता है,
और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कंपाउंड वाई जो इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, किस चीज़ को बनाने के लिए, सीमेंट को बनाने के लिए, कि यौगिक एक्स है और जो वाई है, एक्स और वाई के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है विघटित होकर, डिकम्पोज होकर के। वाई का नाम बताइए आपको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा वो देख लेते हैं। पहले पार्ट में पूछा है कि आपका जो वाई है, एक्स और जो वाई है, पहले उनके आपको नाम बताने हैं, उनके नेम लिखने हैं आपको, एंड दूसरे के साथ आपको एक बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी है। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो डिकम्पोज होता है किस में, आपका कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस में CO2। या आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, वो चीज़ ये है कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसी का यूज़ होता है किस चीज़ में, इसका यूज़ होता है आपका सीमेंट बनाने में। तो इसके साथ में CO2 आया, तो CO2 टूट के बना था किससे, इससे हम लिखेंगे इससे पहले क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। हम देख लेते हैं नीचे इसकी बैलेंस इक्वेशन भी देखिए हमें, कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका मतलब जो हमारा X था वो कैल्शियम कार्बोनेट है और जो हमारा Y है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द 2 कंपाउंड दैट यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम में, हिंदी पढ़ लेते हैं। श्वेत और श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त मतलब यूज़ होने वाले 2 यौगिकों के नाम बताना। तो एक तो आपका सिल्वर क्लोराइड है, दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड। एक इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस वाले मेथड को हम लोग, जो ये मेथड है ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें हमने सनलाइट के थ्रू देखा था डिकम्पोजिशन होना, तो ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल, कि हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं, कोई तो रीज़न हो, पढ़ लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर इन डार्क कलर्ड बॉटल टू प्रिवेंट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन because it react with sunlight and decomposes to silver। एक मिनट मैं ब्रश खोल लेता हूँ। सनलाइट में डिकम्पोज होकर के ये सिल्वर और क्लोरीन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो सिल्वर क्लोराइड है अगर इसको धूप में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगी। तो इस फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन से बचने के लिए ही हम इसे डायरेक्ट रंग की बोतल में इसे कैरी करते हैं। चलते हैं आगे। जो हमारा 19 क्वेश्चन है कि हमें आइडेंटिफाई करना सब्सटेंसेस को, कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ और किसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुई। तो आपको याद हो कंसेप्ट कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन हटती है, तो यही देखना है हमें। तो पहले वाली जो इक्वेशन है हमारी, सोडियम है और दूसरा ऑक्सीजन। तो सोडियम यहाँ अकेला है, यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो सोडियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, सोडियम के साथ ऑक्सीकरण हुआ है। जबकि जो दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन खुद ही रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन ही क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है, जबकि सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ था। तो यहाँ पे यही बताना था किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज हो गई है, जबकि ऑक्सीजन हट गई है खुद से, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, हमारा अपचयन। दूसरे वाली देखिए हम, तो दूसरे वाली है कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे सिर्फ कॉपर बचा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अकेला था वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो कॉपर ऑक्साइड था वो रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, वो रिड्यूस हुआ, लिखा भी है नीचे आपका, जो कॉपर ऑक्साइड है वही आपका क्या हुआ है, वो रिड्यूस होकर के सिर्फ कॉपर बचा है, जो हाइड्रोजन था वो ऑक्साइडाइज होकर के वाटर बन गया। तो यही आपको हिंदी में पढ़ना है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन अपचयित हो जाती है और हाइड्रोजन जल में विऑक्सीकृत हो जाती है। हमारा जो 19वां क्वेश्चन के बाद जो 20वां क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आइटम। तो आप सभी जानते हैं भैया जंग से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। फिर भी कंसेप्चुअली लिखना क्या होगा एग्जाम में वो समझ लेते हैं। टू प्रिवेंट कोरोजन, आपको पता है मेटल में कोरोजन होता है, तो आयरन आइटम आर पेंटेड टू प्रिवेंट फ्रॉम दी रस्टिंग से बचाने के लिए। बाई पेंटिंग देम देयर कनेक्ट फ्रॉम दी मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ। जब इसमें हम पेंट कर देंगे तो इसके पेंट करने से इसके जो कनेक्टिविटी है
इसकी कनेक्टिविटी क्या है, वो ऑक्सीजन से कट जाएगी और ये रस्टिंग इस पर नहीं लगेगी, इस पर जंग नहीं लगेगी। तो मतलब कि संक्षारण मतलब क्षरण से रोकने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे, क्योंकि जैसे पेंट करेंगे तो हवा से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन इसको टच नहीं करेगी और उस पर जंग लगना बंद हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन, ये भी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है कि ऑयल और फीड कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश विद नाइट्रोजन गैस। इनको हम नाइट्रोजन गैस के साथ भरते हैं या प्रवाहित किया जाता है, क्यों करते हैं? आपको पता है कि जितना भी ये ऑयली फूड मटेरियल होता है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये रेंसिडिटी हो जाती है, मतलब ये रेंसाइड हो जाता है, बोले तो इसकी स्मेल और जो इसकी टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो फूड आइटम आर फ्लश विद द नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन एक्ट्स एन एक्सीडेंट प्रिवेंट दैम टू बीइंग ऑक्सीडाइज, कि खाने वाली चीज़ों को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम इसे नाइट्रोजन के साथ करते हैं, कि नाइट्रोजन रिएक्टिव गैस नहीं होती। तो यही चीज़ है कि हम रेंसिडिटी कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने पहले चैप्टर के अंदर। इसमें क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज हो करके अपना क्या है टेस्ट और स्मेल चेंज कर देता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम इसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू कॉपर विसल्स लूज साइन व्हेन एक्सपोज टू एयर, कि जब हम कॉपर को कहाँ रखते हैं, हवा में रखते हैं तो उसकी चमक खो देता है। मैंने आपको पहले बताया था कि कॉपर क्या है, एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड एक काले कलर की ब्लैकिश कलर की लेयर होती है, थोड़ा कालापन आने लगता है इस पर, इस वजह से ये कॉपर जो है अपना शाइनीपन खो देता है। आपको मैंने पहले बताया था क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी कई बार पूछा गया, तो ढंग से प्रिपेयर कर ले, आप आंसर का फोटो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। चलते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। 23rd क्वेश्चन है कि हाउ कोरेजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रस्टिंग, कि कोरेजन और रस्टिंग एक दूसरे से अलग कैसे, संक्षारण और जंग लगना दोनों अलग चीज़ें कैसे। तो समझ लेते हैं, कंसेप्चुअल समझ लेते हैं रिटन फॉर्म में। कोरेजन अकर्स व्हेन द सब्सटेंसेस एक्सपोज टू एयर, कि कोरेजन तब होता है जब किसी चीज़ को हम एयर से कनेक्टिविटी में रखते हैं। जबकि जो रस्टिंग है, रस्टिंग occurs when the iron article exposed to air and moisture, कि हवा या मॉइस्चर दोनों की कनेक्टिविटी में आने से ये हो जाता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं भाई, हिंदी वाले भी हमारे यहाँ पर हैं। कि संक्षारण तब होता है जब कोई भी पदार्थ सिर्फ हवा से रिएक्ट करता है, जबकि जंग नमी और हवा दोनों की वजह से हो सकती है। कोरेजन में सिर्फ एयर होती है, जबकि रस्टिंग के अंदर हवा और मॉइस्चर दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। दूसरा पॉइंट भी इसके बारे में लिखा है। दूसरे पॉइंट में है इन कोरेजन ऑक्साइड मेटल्स और सॉल्ट आर फॉर्म, कि मेटल का ऑक्साइड या सॉल्ट बनता है, जबकि रस्टिंग सिर्फ क्या बनता है, इसका ऑक्साइड बनता है। कोरेजन में या तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा या सॉल्ट बनेगा, लेकिन जो रस्टिंग होती है, जो जंग लगती है, उसमें सिर्फ ऑक्साइड ही बनकर तैयार होता है। तो इस टाइप से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आपका संक्षारण और जंग लगना दोनों अलग चीज़ है, क्योंकि संक्षारण में धातुओं के लवण सॉल्ट बनते हैं या ऑक्साइड, दोनों में से कोई चीज़ बन सकती है, लेकिन जंग में केवल ऑक्साइड ही बनेगा। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? शायद अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, तो ढंग से समझ लेना। एक ऐसा इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होता, ऐसा कि इक्वेशन एक वो समीकरण जो कि संतुलित नहीं किया जाता, उसे हम स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। कंकाली समीकरण या कंकाल समीकरण के नाम से इसे जानते हैं, जो कि इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम यहाँ पर एक बार है, यहाँ पे भी एक बार, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 बार नहीं है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसे हम स्केलेटन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अ स्टूडेंट हैज़ मिक्सड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, मतलब एल को 2 बार लिखना है आपको, लेड को पीबी से दिखाते हो, नीचे 2 लिखना है, इसलिए सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे। को उसमें क्या किया, उसने मिक्स किया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। एक छात्रा ने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को विलयन को आपस में मिलाया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले ये पूछा गया है व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई है, कैन यू नेम द कंपाउंड। ऐसा क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, तो आप ढंग से और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, कि जब इसको मिक्स किया तो पहले तो यहाँ पे समझ लिया डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हुआ। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है उसका कलर कैसा होगा, येलो कलर का होगा, और वो होगा हमारा लेड आयोडाइड। क्या होगा, लेड आयोडाइड, इसे शीशा आयोडाइड भी कहते हैं।
लेड आयोडाइड किस कलर का होता है आपका, येलो कलर का होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, रिएक्शन के बाद ओके। अब रिएक्शन को भी दिखाया गया कि लेड नाइट्रेट है आपका, वो पोटेशियम आयोडाइड बनाता है, और पोटेशियम आयोडाइड के बाद ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या है, प्रेसिपिएट है। ये क्या है, प्रेसिपिएट है। इसी का कलर कैसा होता है, येलो कलर आपका दिखाई देता है लेड आयोडाइड का। ये बैलेंस इक्वेशन है सेकंड क्वेश्चन में। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया वो बताना है आपको। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये आयन इससे आयोडीन से चेंज हुआ है और पोटेशियम जो बाद में नाइट्रेट के साथ आ चुका है। तो ये हो गया आप टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप सो कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में और काफ़ी तैयारी के बाद ये वीडियो बनाया है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर करें और कमेंट करके भी बता दिया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे है, ये पार्ट 2 है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। एंड इसी तरह के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से डीपली चैप्टर को पढ़ने के लिए आप सब्सक्रिप्शन करने के अलावा, सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन भी दबा दें।